हेलो गाइस, मेरा नाम एसपी राठौर है और आप देख रहे हैं कॉमर्स सर। ये मेरा आज पहला यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है और मैं आज आपको सिखाऊंगा 12th क्लास की मैथ्स। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा मैथ का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, और आज हम इस चैप्टर को सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आज मैं आपको बढ़िया तरीके से सिखाने वाला हूँ। आप मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, चलो तो चैप्टर नंबर है सेकंड। देखो हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था साइन एक्स। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, यानी कि हमने पहले पढ़ा था नॉर्मल, अब हम पढ़ रहे हैं इसको इनवर्स की फॉर्म में। तो कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे देखो कोई भी फंक्शन है, अगर कोई भी फंक्शन होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो मैंने करा है, यहाँ पे लिखा है x बराबर साइन वाई है। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर आप उसको इक्वल टू के इस तरफ लेके जाओगे, यानी कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर वो नॉर्मल फॉर्म में जो आपने अभी तक सीखा है, अगर वो इस तरफ जाता है तो हमेशा वो इनवर्स की फॉर्म ले लेता है। यानी कि जब ये साइन इस तरफ जाएगा, देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उस तरफ जाएगा या इस तरफ आएगा, अगर वो नॉर्मल फॉर्म में है तो इनवर्स बन जाएगा, इनवर्स फॉर्म में है तो वो नॉर्मल बन जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ आई? 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, हम 12th में वही सीख रहे हैं, बट अंतर यही है कि बस जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इक्वल टू के इधर या उधर जाता है, जब मल्टीपल फॉर्म में होता है, तो उसका थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। नॉर्मल से इन्वर्स बन जाता है, इन्वर्स से नॉर्मल। ठीक है, जैसे हमारे वाले केस में देखो नॉर्मल था, हमने जब उसको इधर की तरफ ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो देखो क्या बन गया, इन्वर्स बन गया। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एक तो लिखा है डोमेन, एक लिखा है रेंज। अब बात करते हैं डोमेन रेंज होती क्या है। डोमेन का मतलब ये होता है कि हम अपने फंक्शन में क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे साइन है, अब साइन है, अब देखो साइन के साथ कोई ना कोई तो एंगल जरूर होता है या मान लो वहाँ पे x है, y है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर x है तो डोमेन ये कहता है कि इस x में मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन फंक्शन है, साइन के अंदर मैं -1 से लेके और 1 तक इनमें से कोई वैल्यू पुट करूँगा, कुछ ही पुट कर लो, लेकिन कहाँ से, -1 से लेके 1, -1 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना जो ब्रैकेट होता है, देखो ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। देखो अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ लिखा है मान लो 6, यहाँ भी लिखा है 2 और 6। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ऐसा बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट इसे हम बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। देखो ये ओपन ब्रैकेट होता है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो आपने छोटी भाषा में मतलब देखा होगा आपने पहले, कि हम इसको ज़्यादातर यही बोलते थे। इसको हम जनरली स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल देते हैं। ठीक है, यह बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा है तो ये बड़ा है, ऐसे। अब देखो इन ब्रैकेट का मतलब होता क्या है। जैसे ये लिखा है 2 6, अगर ये कभी भी ओपन ब्रैकेट लिखा है, इसको हम ज़्यादातर क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। हम क्लोज ब्रैकेट ही लिखता हूँ, क्योंकि हम जनरली क्या ना, ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी कह सकते हो, लेकिन क्लोज ब्रैकेट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखो ओपन ब्रैकेट में लिखा है 2 और 6, इसका मतलब है आपको 2 और 6 के बीच में जितनी वैल्यू आ रही है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, उनको लेना है, 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करना। यानी ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 2 और 6 जो यहाँ दे रखा है, इनको काउंट नहीं करना, इनके बीच में जितनी वैल्यू आ रही है 3 4 5 उनको लेंगे, लेकिन 2 और 6 को नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्लोज ब्रैकेट में, इसमें 2 6 है, मतलब कभी भी अगर क्लोज ब्रैकेट होता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसमें 2 भी लेना है, 6 भी लेना है, और इसके अंदर की जितनी भी वैल्यू है उनको भी लेना है। जैसे 2 3 4 5 6 सारे नंबर लेने हैं, लेकिन इस वाले केस में 2 और 6 को छोड़कर
बाकी सारे नंबर लेना जो इनके बीच में आ रहे हैं। यानी अब 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 तो है ही नहीं, यानी 2 और 6 के बीच में जो आ रहा है। और इस वाले केस में 2 और 6 के बीच में जो नंबर है वो भी लेना है, 2 भी लेना है और 6 भी लेना है। अगर मैं ऐसे बोलूँ, मान लो यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 6, एक तरफ लिखा है क्लोज ब्रैकेट, एक तरफ है ओपन ब्रैकेट। अब देखो मैंने बताया ओपन ब्रैकेट मतलब 2 को नहीं लेना, 6 को लेना है, और जो इनके बीच की वैल्यू वो तो लेनी लेनी है। ब्रैकेट कोई सा भी लगाओ, ध्यान रखना ब्रैकेट कोई सा भी हो, बीच की वैल्यू तो सब में लेते हैं जो इनके अंदर आ रही है। बस ध्यान रखना है कि जो ये जो वैल्यू होती है इनको कब लेना है। यानी अगर ओपन ब्रैकेट है तो उनको नहीं लेना, क्लोज ब्रैकेट है तो लेना है। अब देखो ओपन वाले में क्या है, इसमें 2 नहीं लेना लेकिन 6 को लेना है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लग गया। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया कि छोटे छोटे ब्रैकेट वाली बात है, बच्चों को जनरल कि डोमेन और रेंज में क्या मतलब क्या है। देखो जैसे मान लो ये है, मैंने यहाँ पे लिखा y बराबर साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो x है, x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, x की वैल्यू में क्या पुट करूँ, यानी x में क्या क्या पुट कर सकता हूँ, उसे बोलते हैं डोमेन। डोमेन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि x की क्या क्या वैल्यू मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो वो डोमेन यही है, यानी कि साइन का कभी भी फंक्शन हो तो साइन के अंदर जो भी उसका एंगल है उसमें -1 से लेके 1 ही पुट कर सकता हूँ। इसके बीच की वैल्यू भी और -1 और 1 ये भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने भी बताया था क्लोज ब्रैकेट लगा तो मतलब ये भी पुट कर सकते हो, ये भी पुट कर सकते हो, इसके अंदर जो वैल्यू है मतलब जो वैल्यू आ रही है उनको भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब है जब तुम इसमें कुछ पुट करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया तो y का आंसर क्या निकलेगा, साइन 1 निकलेगा, यानी जो y की वैल्यू निकली इसे बोलते हैं रेंज। बताओ समझ आई बात आपको। यानी कि डोमेन का मतलब है जो x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और रेंज मतलब पुट करने के बाद क्या आंसर निकला उसे बोलते हैं रेंज। बताओ इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो यानी जितने भी डोमेन लेंगे इसका सिंपल मीनिंग यही है कि हमें x की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है और पुट करने के बाद मुझे क्या आंसर मिला। तो आप सिंपल भाषा में कह लो ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। सिंपल भाषा में एक ऐसे याद कराने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि x की वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकता हूँ वो मेरी डोमेन, और y मतलब मेरी रेंज, क्या क्या आंसर निकल के आएगा। तो ये 6 फंक्शन है, देखो सब में लिखा है, साइन में ये, कॉस में ये, कॉसेक में ये, सेक में ये, टेन में ये, कॉट में ये। अब आपको यहाँ पे छोटी सी बात ध्यान रखनी है, मैं आपको इन्हीं के साथ कोई भी एंगल नेगेटिव है तो आपको आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर साइन है, साइन के साथ अगर कोई भी एंगल नेगेटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव बाहर निकलेगा। ठीक है, एक तो आपको ये कैटेगरी ध्यान रखनी है, यानी एक तरह से मान लो टाइप फर्स्ट, एक टाइप सेकंड। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कभी कॉट दिया है इसके साथ अगर एंगल नेगेटिव है तो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है आपको। और पॉजिटिव लेंगे कैसे, देखो मैं आपको बता दूँ तरीका। पॉजिटिव ऐसे लेते हैं, आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ऐसे करना है। मतलब कहने का मतलब है कि कॉट को हम नेगेटिव आंसर नहीं देंगे, यानी हम उसको हमेशा पॉजिटिव बना के चलेंगे। ठीक है, यानी कॉट दिया होगा तो हमेशा आपको आंसर पॉजिटिव। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते हैं, जब उनकी वैल्यू निकालते हो तो जो भी आंसर निकलता है वो हमेशा इनके दायरे में ही निकलता है, आंसर कभी इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगर जाता है तो इसका मतलब है वो सवाल का आंसर आपका गलत है। आई बात समझ में। यानी कि जब भी आपका अगर कोई भी सवाल गलत कब होता है, जब आंसर रेंज से बाहर चला जाता है। तो 2.1 करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आपसे कभी बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, इसका मतलब है आपसे रेंज ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेंज। ठीक है बच्चों, चलो तो एक्सरसाइज में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सवाल है, अब देखो ये सवाल है, करना क्या समझो, सवाल को तरीका देखना कैसे करता है सॉल्व। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले ये पूरे सवाल को आप वाई लेट कर लो। क्यों, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकाले, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमारे को वाई होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट वाई बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखो अभी मैंने सिखाया था आपको, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इनवर्स है, जब ये उस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हो तो वहाँ जाके इनवर्स बन जाता, तो ये साइन वहाँ जाके बन जाएगा साइन वाई, तो ये जाएगा तुम्हारा माइनस का 1/2। बता इतनी बात समझाई। मैंने क्या किया, इस इनवर्स को मैं उधर ले गया तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव बन गया। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। अब ये साइन है, अब साइन में ये चेक करो कि 1/2 कब होता है। आपको ये देखना है
साइन में ये 1/2 कब होता है, कितने पे होता है बताओ। 1/2 हमारे कितने पे होता है, 30 पे होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे साइन y इक्वल टू साइन माइनस का π/6। ध्यान से समझना आपको, देखो साइन नेगेटिव में चल रहा है, हमने देखा कि साइन के साथ एंगल नेगेटिव चल रहा है, तो इनवर्स हो या उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों फंक्शन एक ही ट्रीट होंगे, बस अंतर ये होता है दाएं बाएं करने पर पॉजिटिव और इनवर्स बन जाता है, बाकी रूल्स ऐसे ही लेंगे। यानी देखो साइन के साथ नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, साइन का नेगेटिव है ना तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, मतलब उसमें कुछ नहीं करना। कहने का मतलब है साइन साइन कट गया कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या निकली माइनस का π/6, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो ये y की वैल्यू निकली है, y की वैल्यू का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज। अब देखो मैंने बताया था रेंज का मतलब होता है कि आपका क्या आंसर निकलेगा, जो भी आंसर निकलेगा वो हमेशा इसी के अंदर निकलेगा। चलो अब देखो ध्यान, साइन की बात कर रहे थे, -π/2 से लेके π/2 मतलब -90 से लेके +90 के बीच में आंसर आएगा। अब देखो ये माइनस का π/6 का मतलब क्या होता है, माइनस का 30, यानी कि माइनस का 90 और प्लस का 90 है, तो -90 और +90 के बीच में क्या माइनस का 30 आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा। तो देखो यानी आपका ये आंसर सही है, यानी जितने भी आपके y की वैल्यू निकलेंगे हमेशा इन्हीं के अंदर निकलेगा, आंसर बाहर नहीं जाता। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले आप लेट करो कि लेट y बराबर tan इनवर्स माइनस का √3, tan को यहाँ ले आओ तो जाएगा तुम्हारा tan y इक्वल टू माइनस का √3। अब tan पर चेक करो √3 कब होता है, तो ये कितने पे होता है बेटा 60 पे होता है, और tan में लिखा है अगर एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव ही छोड़ दो, नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना। अब कह रहे हो बच्चों ये कब आएगा, अभी भी आएगा, इसके बाद यही क्वेश्चन लेंगे इनको कैसे करना है। तो देखो हमने tan से tan काट दिया तो y की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस का π/3। अब माइनस का π/3 मतलब माइनस का 60 डिग्री यानी 60। अब देखो क्या tan इसमें लाई कर रहा है, ध्यान से देखो tan में देखो ये रहा -90 से +90 के बीच में, और माइनस का आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी कि माइनस का 60 डिग्री इसमें लाई करेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम यहाँ पे लेट करेंगे y बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/2, फिर आप इस cos को यहाँ ले गए, ये हो जाएगा तुम्हारा cos y इक्वल टू माइनस का 1/2। चलो अब मुझे बताओ cos पे 1/2 कब होता है 60 डिग्री, ठीक है, तो देखो cos y इक्वल टू cos माइनस का π/3। अब समझो बात को, देखो cos के साथ एंगल नेगेटिव आ गया, ध्यान से देखो। अब वही अगर जब नेगेटिव आएगा तो हमें अब नेगेटिव नहीं छोड़ना, अब हमें पाई में से घटा के सिर्फ पॉजिटिव बनाना है। अब वो कैसे बनाएगा ध्यान से देखो, यानी कि आपको करना क्या है, मैं आपको सबसे इजी और बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे लिखो cos y इक्वल टू देखो cos, आप क्या करो पाई माइनस करना है आपको, यानी आप पाई में से माइनस कर दो, जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ उसी को माइनस कर दो, हमेशा माइनस ही करना है, और वो भी किस में से पाई में से, यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल दिया हुआ हमेशा उसको पाई में से माइनस कर दो। वो यही चीज़ है, ये मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया, सिंपल तरीका बिल्कुल आसान। जो भी यहाँ नेगेटिव दिया होगा उस वाले को हमेशा माइनस कर दो पाई में से, तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो cos बाई cos एल्सियम लेकर सॉल्व करो, 3 पाई माइनस पाई तो कितना आएगा 2 पाई/3 आएगा सॉल्व करके। अब cos से cos गया, अब तो पॉजिटिव आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई/3। मुझे बताओ अगर मान लो मैं cos से cos कैंसिल करता, y की वैल्यू मान लो -π/3 निकलती, -π/3 मतलब माइनस का 60 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या cos के अंदर -60 आता है, देखो ध्यान से देखो, 0 से लेके पाई, यानी कि 0 से लेके पाई मतलब 0 से लेके 180, और अगर मैं π/-3 छोड़ देता तो -60 इसमें क्या लाई कर रहा है आप ही बताओ, नहीं कर रहा ना। ये तो 0 से लेके 100 हुई प्लस में और आंसर आ रहा था नेगेटिव में, तो ऐसा होता ही नहीं, यानी आपका सवाल गलत हो जाता। तो इसलिए ध्यान रखना है जब भी इनमें से कोई सा भी केस दिखता है और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा हमेशा आप क्या करोगे उसे पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव बनते ही क्या होगा हमेशा वो इसमें लाई कर जाएगा। तो देखो आपको क्या आंसर आएगा 2 पाई/3। अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो कितना, तो देखो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 2 पाई मतलब 180 होता है बच्चों, और डिवाइड में 3 है, 3 से डिवाइड करो देखो तो 6, यानी सॉल्व करें तो कितना आ रहा है 120 आ रहा है, यानी इसका मतलब ही 120 है, और 120 तो इसमें आएगा देखो 0 से लेके पाई मतलब 0 से लेके 180, 180 के अंदर के 120 नहीं आता, मतलब आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, 9th
अब करना क्या आपको, पहले आपको लेट करना है, लेट y बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, इसको यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस y माइनस का 1/√2। अब पता कॉस पे 1/√2 कितने पे होता है 45, तो कॉस y इक्वल टू कॉस माइनस का π/4। आपको हमेशा जितनी भी वैल्यू लेनी है सारी के रेडियन फॉर्म में लेनी है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव आ गया और कॉस है और वो भी नेगेटिव आ गया, कॉस है ना और नेगेटिव में आ रहा है, ध्यान से देखो, फिर वही वाला खेल जो भी हम कर रहे थे। कैसे करना है देखो, कॉस y इक्वल टू कॉस पाई में से माइनस करो जो भी आपका एंगल दे रखा था। अब इसको एलसीएम को सॉल्व करो, कॉस 4π माइनस पाई, ये आ गया 3π/4, तो कॉस से कॉस गया तो y की वैल्यू आ गई 3π/4, ये आपका आंसर है। देखो अब 3π/4 को आप चेक भी कर सकते हो कि इसमें लाई करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे y बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, ठीक है। देखो अब वो ये कॉसेक वहाँ जाएगा तो कॉसेक y इक्वल टू माइनस का √2। चलो बच्चों अब मुझे बताओ कॉसेक पर √2 कितने पे होता है, तो कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक माइनस का π/4। अब देखो वही चीज़, कॉसेक नेगेटिव आ रहा है और हमने देखा था कॉसेक नेगेटिव, तो कुछ नहीं करना, नेगेटिव नेगेटिव छोड़ दो, कॉसेक से गया तो y बराबर क्या गया माइनस का π/4। जो आपको 2.1 के काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, दोनों टाइपों को समझ में आए, पॉजिटिव कब करना है, कब नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव कैसे करना है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर से बता दिया। जब भी कोई भी इनमें से नेगेटिव आता है तो आपको पाई में से उसी एंगल को माइनस कर दो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो बच्चों अभी हमारे पास 11 से लेके 2-3 क्वेश्चन और हैं, हम उनमें से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। इसमें क्या नई बात है, अभी तक जितने हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये एक पार्ट थे, अब इसमें एक तरह से 2 पार्ट आ गए, अब ये जॉइंट हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट और भी हो सकते थे, प्लस माइनस करके तीसरा पार्ट चौथा पार्ट कुछ भी हो सकता है। अब कुछ नहीं, तरीका वही है आपका, ठीक है। चलो हाँ, पहले हम y लेते थे इक्वल टू, अब y की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब y ना लो तो चलेगा। अब ये क्योंकि जॉइंट में आ गया तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, आपका टाइम सेव कराना है आपको, मतलब पेपर में आपको जल्दी करना है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन एक नंबर के उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, ठीक है। अब ऐसा वालों को कैसे करेंगे देखो, अब ध्यान से देखो, ये कॉस इनवर्स है, अब यहाँ 1/2 वैल्यू है, जैसे हम पहले चेक करते थे, ये चेक करो कॉस पर 1/2 कब होता है, कॉस π/3 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। प्लस 2 लिखा हमने, फिर हमने साइन इनवर्स लिखा। अब देखो साइन पर 1/2 कब होता है, ये होता है साइन π/6 30 पे होता है। अब देखो इस कॉस से वाला कॉस गया, हाँ ध्यान रखना हमेशा आप एक चीज़, एक पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और एक इन्वर्स हो तो हमेशा ये कट जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, दोनों एक जैसे। देखो ये भी कॉस है ये भी कॉस है, हाँ अगर एक पॉजिटिव वाली फॉर्म में और एक इन्वर्स फॉर्म में तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इससे ये गया तो यहाँ तो बचेगा π/3 प्लस इससे ये गया, देखो एक पॉजिटिव है एक इन्वर्स है, ये गया तो ये हो जाएगा 2π डिवाइड में 6, तो ये गया π/3 प्लस 2 से 6 को डिवाइड कर सकते हो तो ये जाएगा π/3, दोनों को आप सॉल्व करो तो ये क्या 2π/3। ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ सकें और उनकी 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से जाएँ, ठीक है।